तो गाइस, तो हम लोग आ गए एक नए वीडियो पर और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहां से पढ़ के जाते हैं तो आप एग्जाम में उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। अगर पूरे वीडियो में बने रहते हैं तो आपके एग्जाम का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप एग्जाम में 35 में 35 ऑब्जेक्टिव और 35 में 35 सब्जेक्टिव सही करके आने वाले हैं। आपके एग्जाम में 70 में 70 आने वाला है। बशर्ते उसके लिए करने क्या होंगे कि जितने भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है उसको प्रतिदिन देखते हुए चलते हैं तो आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं और उतना बेहतरीन करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे और देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि वोल्टेज सेल कितना विद्युतीय विभव उत्पन्न करता है। 1.1 वोल्ट की, 1.35 की, 1.5 की, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है वो 1.1 वोल्ट होने वाला है। मतलब ए नंबर इसका राइट जवाब बिल्कुल क्या होने वाला है, सही होने वाला है। ए नंबर बिल्कुल क्या है, सही है। और मैं बता दूं कि देखिए, जो भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा और जो भी आप लोग से क्वेश्चन पूछूंगा जरूर उसका आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि देखिए उससे बताने से आपका क्या होगा, रिवीजन होगा। चलिए आप बताइए कि 1.35 वोल्ट कौन ऐसा सेल है जो कि क्या करता है, विद्युत उत्पन्न करता है, और 1.5 कौन करता है, लेड स्टोरेज करता है कि शुष्क सेल करता है। ये कमेंट में जरूर बताना है। देखिए, अगर 3 लेसन पढ़े होंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो जरूर आप लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन क्रिया विद्युतीय नियम संबंधित है धनायन के परमाणु संख्या पर कि विद्युत अपघट्य के समतुल्यांक भर पर कि ऋणायन के परमाणु संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर होने वाला है। और मैं ये पूछना चाहता हूं कि फैराडे के विद्युत अपघटन नियम कितने नियम है, 2 नियम है। जिसमें क्या होता है, पहले नियम क्या बताता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होते, ये बताना है। मैं आपको नहीं बताया कि किसके समानुपाती होता है। मेरा प्रश्न ये है कि फैराडे का विद्युत अपघटन नियम में पहला नियम बताया जाता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा किसके समानुपाती होते, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है और फैराडे के नियम को भी लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न में से कौन द्वितीयक सेल है, लेक्सेज सेल है कि लेड स्टोरेज सेल की सांद्रण सेल, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब बी नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और आप बताइए कि द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, आप लोग को कमेंट कर देखिए, मैं ही बता देता हूं। प्राथमिक सेल उसे कहते हैं, वैसी बैटरी जिसको दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल, और वैसा बैटरी जिसको दोबारा आवेशित किया जा सकता है उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। तो आप लोग प्राथमिक सेल का उदाहरण 2 बताइए और द्वितीयक सेल का 2 उदाहरण बताइए, जरूर कमेंट करके बताना है आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि सांद्रण का इकाई होता है मोल लीटर इनवर्स कि मोल लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये जो है ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का एसआई मात्रक है कि ये वाला है। तो इन दोनों में से आप लोग को बताना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कौन सी होती है, जरूर कमेंट करके बताना है। देखिए, जो मैं पूछूंगा उसका आंसर हमें चाहिए, तभी हमें लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत इसी से पता चलता है जब आप मेहनत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि अभिक्रिया के वेग प्रायोगिक परिस्थिति में निर्भर करता है ताप पर, उत्प्रेरक पर, सांद्रता पर, और क्या दे रखा है इसके साथ साथ, और इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब इनमें सभी होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है ये वाला में, अभिक्रिया की आणविकता कितना है। देखिए, जितने अभिकारक भाग लेते हैं, कितने, मैंने क्या बोला, जितने अभिकारक भाग लेते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं क्या चीज, आणविकता। तो कितना अभिकारक भाग लिए हैं, 2, इसीलिए इसका राइट जवाब कितने होने वाला है, 2 होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछे जाता है, इसलिए जितना इससे होगा जुड़ा हुआ मैं सब कुछ बताऊंगा और आप लोग को ध्यान रख लेना है क्या कि अभिक्रिया कोटि हो सकता है,
शून्य हो सकता है कि भिन्नात्मक की दोनों, किन में से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब हो सकता है दोनों। अभिक्रिया की कोटि जो होती है एक प्रायोगिक मात्रा होती है। पहले समझिए कि अभिक्रिया की जो कोटि होती है एक प्रायोगिक मात्रा होती है। कैसी मात्रा होती है? प्रायोगिक मात्रा होती है, जो क्या हो सकती है? शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। याद रखिएगा, ये शून्य भी हो सकती है और क्या हो सकती है? ऋणात्मक भी हो सकती है। याद रखिएगा दोनों। एक बात और मैं बोला था ना याद करने को, कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक मात्रा भी होती है, ये आपको याद रखना है। एक बात और मैं बोलता हूं, अभिक्रिया का आणविकता का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। तो अभिक्रिया की आणविकता जो होता है वो ना ही शून्य होता है और ना ही भिन्नात्मक होता है, वो हमेशा पूर्ण होता है। याद रखिएगा। इसके साथ साथ आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि अभिक्रिया कोटि जो है वो प्राथमिक और जटिल दोनों प्रकार के अभिक्रिया पर लागू होता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता जो होता है वो केवल प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होता है। ये याद रखना है। मैंने क्या बोला कि अभिक्रिया कोटि जो होता है वो प्रथम कोटि तथा जटिल दोनों अभिक्रिया पर लागू होता है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता केवल किस पर लागू होता है? तो प्राथमिक अभिक्रिया पर लागू होता है। ये भी आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन है कि मांड प्रक्रम के द्वारा शोधन किया जाता है। किसका शोधन किया जाता है? निकेल का, कि सिल्वर का, कि आयरन का, कि इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब जो होने वाला है आपको याद रखना है कि इसका किया जाता है निकेल का किया जाता है। किसका? निकेल का किया जाता है मंड प्रक्रम के द्वारा। और मैं कह देता हूं ना कि 2025 में 2 नंबर में एक क्वेश्चन आ रहा है कि मंड प्रक्रम के द्वारा निकेल का शोधन कैसे किया जाता है। इसका 2 नंबर में आएगा और जरूर इसको याद कर लीजिएगा। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, जरूर मैं उसका आंसर बताऊंगा, लेकिन आपको याद करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। और मैं इसी उम्मीद के साथ आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बहुत बेहतरीन करें, और उतना बेहतरीन करें जितना हम लोग खुद नहीं सोचते हैं। और यही हम लोग को चाहिए कि आप एग्जाम में बेहतर से बेहतर करें। और क्या चाहिए हम लोग को? बस आपका बेहतरीन ही हम लोग को सब कुछ है। अगला वान आर्केल विधि शोधन किसका होता है? निकेल का, कि जर्केनियम, की टाइटेनियम, की इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब डी नंबर होने वाला है। इन दोनों का शोधन जो होता है वान आर्केल विधि के द्वारा होता है। और ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है भाई, ध्यान रखिएगा। आपको मैं बता रहा हूं ना कि जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी नहीं आए हैं उसका चांसेस बहुत ज़्यादा है कि एग्जाम में आ जाए, इसलिए प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मंड प्रक्रम आ जाए या वान आर्केल विधि आ जाए, इन दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आना वाला तय है। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैद्युत अपघटनी शोधन में अशुद्धि प्राप्त धातु प्राप्त होता है, एनोड पर कि कैथोड पर? तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब आपको याद रखना है। अशुद्धि प्राप्त होता है किस पर? एनोड पर। और शुद्धि प्राप्त होता है किस पर? तो याद रखेगा कैथोड पर। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिले। मैं वैसा क्वेश्चन करा ही नहीं रहा हूं जिससे आपका टाइम पास हो। देखिए टाइम पास वाला क्वेश्चन कराने से क्या फायदा है? उन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस कर रहा हूं ताकि आप एग्जाम में बैठे ना तो आपको भी फील हो कि हाँ मैंने जहां से पढ़ा था वहां बेस्ट पढ़ाया गया था। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूं कि आप यहां से पढ़ के जाइए, आप एग्जाम में उतना बेहतरीन करेंगे जितना खुद से वादा नहीं किए हैं। और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर किया करिए। देखिए आपके एक शेयर करने से हम लोग को बहुत मदद मिलती है, और आपके एक सब्सक्राइब से भी हम लोग को बहुत मदद मिलती है। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, क्योंकि सब्सक्राइब करने में 10 सेकेंड नहीं लगेंगे, लेकिन उससे हम लोग को क्या मिलता है? बहुत मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पायरोफास्फोरस का सूत्र कौन है? ए नंबर सही है कि बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर? तो मैं बता दूं कि पायरोफास्फोरस का जो सूत्र होता है ये सी नंबर बिल्कुल सही है। और कौन किसका है मैं आप लोग को बता देता हूं। देखिए आप लोग को याद रखना है H3PO3 जो है ये आर्थोफास्फोरस का है। किसका है? आर्थोफास्फोरस का सूत्र है, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि आर्थोफास्फोरस का सूत्र कौन होता है तो H3PO3 होता है। और ये बताया पायरो का। और वही जो नीचे वाला दिखाई दे रहा है आप लोग याद रखिएगा हाइपोफास्फोरिस का होता है। किसका? तो हाइपोफास्फोरिस का होता है। लिख लीजिएगा कि हाइपोफास्फोरिस का ये सूत्र है। जितना एक्स्ट्रा मैं आप लोग को बताता हूं ना इतना एक्स्ट्रा आप लोग को कहीं नहीं मिलता होगा, ये मेरे चैनल के द्वारा ही मिलता है ताकि एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन को बना सकें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है।
अगला क्वेश्चन कि ये दे रखा है जिसमें फास्फोरस का ऑक्सीकरण पूछ रहा है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकलता है, तो इसका ऑक्सीकरण संख्या हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो इसके लिए 4 देना होगा। और देखिए क्या पी दूगो है ना, तो इसके लिए x मान लेंगे 2x, और 5 ऑक्सीजन है तो इसके लिए 5 10 क्या मानेंगे, 1 के लिए -2 होता है तो 5 के लिए -10 बराबर 0, और 10 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बच जाएगा, तो इधर में 6 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका राइट जवाब क्या होने वाला है, सी नंबर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि कौन एक हल्का पीत पाउडर है, हल्का पीत पाउडर है, PCl5 PCl3 POCl2 इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि 13 नंबर का जो राइट जवाब होने वाला है, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट जवाब PCl5 होने वाला है। और PCl5 हमेशा कैसे टूटता है तो याद रख लीजिएगा, ये भी बता देता हूं, Cl PCl3 और क्या Cl, इस रूप में क्या होता है हमेशा टूटता है PCl5, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि PX3 हाईलाइट कौन सा है, तो इनमें सभी याद रखिएगा, और तीनों ऐसे हैं जो कि क्या करता है PX5 भी बना लेता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए P से PX3 और PX5 ये दोनों को दोनों ये क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। अगला क्या 4F वाले श्रेणी को क्या कहा जाता है, लेंथेनाइड कहा जाता है। हाँ, इसका राइट जवाब ए नंबर ही बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ए नंबर सही है कि बी नंबर की सी नंबर की डी नंबर। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब ए नंबर बिल्कुल सही होने वाला है। ये जो है ये हमें उम्मीद है कि 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बड़े ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा और छोड़ के न जाइएगा। अगला देखिए क्या है कि कॉपर की परमाणु संख्या कितना होता है, 29 होता है, 24 होता है, 30 होता है और क्या 15 होता है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब 29 होता है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन बता देगा। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है ये रूल पे काम नहीं करता है, ये लास्ट वाला क्या हो जाता है 4s1 और 3d10 होता है। मैंने इतना आप लोगों को हिंट दे दिया, जरूर आप लोग कमेंट करके बताइए इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को कमेंट करना है, और इसके साथ साथ बताना है कि ये जो है ये क्यों ऐसा होता है, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन उठ के डी के पास क्यों चला गया, एस का इलेक्ट्रॉन डी के पास क्यों चला गया, जरूर कमेंट करके बताना है और हमें उम्मीद है कि आप लोग बताएंगे। तो कॉपर की परमाणु संख्या पता लग गया, और ये जो है क्रोमियम का है। 24 नंबर पे क्या आता है क्रोमियम, और 30 नंबर पे कौन आता है, तो आता है कौन, याद रखिए जिंक आता है। और फास्फोरस कितने नंबर पे आता है, तो 15 नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आयरन की परमाणु संख्या कितना होता है, 29 24 30 15। इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसलिए मैं ऑप्शन बता देता हूं, 26 नंबर पे आता है, याद रखिएगा। आयरन को ही हम लोग लोहा बोलते हैं, जिसे Fe से सूचित किया जाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जरूर कमेंट करके क्या करेंगे, बताएंगे। क्योंकि देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है कि कौन सा संक्रमण तत्व अपवाद दर्शाते हैं। ये Zn है, Cd है, मरकरी है, इनमें सभी है। तो मैं बता दूं कि इसका राइट जवाब सभी होने वाला है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि कौन सा संक्रमण धातु अति कठोर और अल्पवाष्पशील होती है। Zn होता है, Cd और G। तो मैं बता दूं कि इसका भी राइट जवाब इनमें से सभी होने वाला है। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और हमें उम्मीद है कि प्रॉपर इसको आप लोग पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। और वीडियो अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और शेयर करते रहिए। और देखिए आप लोग पढ़ेंगे तो ज़रूर अच्छा होगा। और देखिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर देंगे, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। चलिए तो इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।